वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एएफओ का जो पीवाईक्यू है ना, एनिमल हस्बेंड्री का, वो स्टार्ट किया। और एनिमल हस्बेंड्री का पीवाईक्यू जितने भी विगत 2012 से लेकर 2024 तक, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ तक एनिमल हस्बेंड्री का सारा पीवाईक्यू देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उससे जाकर देख ले। 14 नंबर क्वेश्चन तक हम कर लिए। और इस क्वेश्चन का पैटर्न ना, इस वीडियो का पैटर्न इस तरह होता है कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं, उसके साथ साथ जो उससे बनने वाला फैक्ट होगा उस फैक्ट को हम देखने का काम करते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन है, अब ये फॉर्म में 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन के साथ साथ एक ऑप्शन सही होगा, बाकी का बचा हुआ जो रिमेनिंग फोर्थ ऑप्शन है उसको देखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। यानी कि एक क्वेश्चन तो मिल ही रहा है आपको, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा में कुछ मिल जा रहा है। एक्स्ट्रा में बहुत सारे फैक्ट मिल जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर वो भी आ सकता है, उससे रिलेटेड आसपास के जितने भी फैक्ट है वो भी आ सकता है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत ये पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है उससे ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से फैक्ट बन सकते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का कोई ये दायरा तो है नहीं कि एनिमल हस्बेंड्री में जो पूछा गया वही पूछा जाएगा। ये लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन होता है। और अब आपको भी पता है कि एएफओ का जो पैटर्न होता है ना, वो क्वेश्चन तो आसान ही होता है लेकिन लैंग्वेज उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर लैंग्वेज आप पकड़ लिए ना तो क्वेश्चन आप पकड़ लोगे, क्वेश्चन आप सही करके चले आओगे। तो इसी सिलसिला में हम पीवाई की देख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से लैंग्वेज बनाया जा सकता है, किस तरह से लैंग्वेज बन सकता है और किस तरह से लैंग्वेज आती है एएफओ के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आप एग्रो पाठशाला देख रहे हैं। और थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव चैनल है, हमारे लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा भी हेल्प पहुंचाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन यूज टू अगेंस्ट रानीखेत डिजीज ऑफ पोल्ट्री। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें जो मुर्गियाँ होती है ना, उसमें जो वायरस डिजीज लगती है, सबसे हार्मफुल जो डिजीज है वो रानीखेत डिजीज है। हालांकि जब पोल्ट्री फार्म हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पोल्ट्री फार्म में किस तरह रानीखेत लगता है, कौन सा कॉजेज ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे 14 नंबर वैक्सीन पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वैक्सीन लगाते हैं रानीखेत के अगेंस्ट में, लेकिन रानीखेत से बचाने के लिए। तो लासोटा स्ट्रेन वैक्सीन हम लगाते हैं, ये आपको बता दिया गया। आज अपन स्टार्ट करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। और 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का सेशन का, आज का सीरीज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोट ब्रीड हैज़ द लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड। अब लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड पूछा जा रहा है। लैक्टेशन पीरियड आपको पता है क्या होता है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री में ना 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 पीरियड याद रखनी है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला एस्टर साइकिल या एस्टर्स पीरियड, दूसरा आता है जेस्टेशन पीरियड, तीसरा आता है हमारे पास लैक्टेशन पीरियड, और चौथा आता है ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड को भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को तो आंसर देखेंगे ही देखेंगे, लगे हाथ हम इन सारे पीरियड को ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहला आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है ना, अच्छा सीक्वेंस वाइज देखते हैं, लैक्टेशन पीरियड से भी पहले देखते हैं। सबसे पहले कोई एनिमल्स है, काफ है, मतलब बछड़ा है या बछड़ी है, वो फीमेल एनिमल्स या मेल एनिमल्स एडल्ट होगा, मैच्योर होगा। तो उस मैच्योर होने के स्टेज को हम मैच्योर होने के स्टेज को क्या कहते हैं? पुबर्टी कहते हैं। पुबर्टी क्या होता है? जब काफ बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस स्टेज को हम पुबर्टी कहते हैं। हर एक एनिमल्स का अपना अपना पुबर्टी स्टेज होता है। अब यहाँ पे जब काफ मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद अब वो इसमें या तो मेल एनिमल्स होंगे या फिर फीमेल एनिमल्स होंगे। मेल एनिमल्स अगर मैच्योर हो रहा है डेट मीन्स कि उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हुआ। तो मेल एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बनेगा? तो उसमें स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मैच्योर होता है तो उसमें एक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने देखा कि काफ मैच्योर हुआ तो पुबर्टी कह दिया। मैच्योर का मतलब कि उसके ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फुली डेवलप हो जाएंगे। अगर मेल है तो स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, फीमेल है तो उसमें एक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब एक फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है ना, फीमेल में हम देख रहे हैं
एक फॉर्मेशन होना जब स्टार्ट होता है, एक फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, तो उस प्रोसेस को ना हम कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। जैसे कि जनरली आप सुनते होंगे कि ह्यूमन्स में जो गर्ल्स होती हैं उनमें पीरियड आती है, उनमें एमसी आता है। उसी सेम कंसेप्ट है कि जो फीमेल एनिमल्स होते हैं ना, उसमें स्ट्रेस साइकिल आता है। स्ट्रेस साइकिल क्या है? तो वो एक ऐसा स्टेज है जब फीमेल एनिमल पूरी तरह से उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ होने के बाद एक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और उस फॉर्मेशन के दौरान में एक साइकिल चलती है, और उस साइकिल को हम कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल ये मैच्योर फीमेल में आती है। मैच्योर फीमेल के साथ साथ हम बात करें तो स्ट्रेस साइकिल को आप रिलेट कर सकते हो जिस तरह से जनरली जो ह्यूमन्स होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें आती है एमसी, जिसे हम एमसी कहते हैं या मस्कुलर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जब फॉर्मेशन एक का हो रहा है ना, तो उस समय एक साइकिल का निर्माण हो रहा है कि हर एक स्टेप पे कभी एक फॉर्मेशन हो रहा है, कभी एक पूरी तरह से डेवलप हो रहा है, फिर फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए पूरी डेवलप हो रहा है। उसे हम स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। अब फीमेल स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हुआ। स्ट्रेस साइकिल में अलग अलग स्टेज होते हैं, जैसे कि प्रो स्ट्रेस, ओ स्ट्रेस, मेटा स्ट्रेस, और आप कह सकते हो डाई स्ट्रेस। प्रो स्ट्रेस जो होता है वो एक दिन का होता है, ओ स्ट्रेस जो होता है एक दिन का होता है, प्रो स्ट्रेस 2 दिन का होता है, मेटा स्ट्रेस आपके पास 4 दिन का होता है, और डाई स्ट्रेस आपके पास 14 दिन का होता है। टोटल मिलाकर 21 दिन। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस साइकिल जो होता है ना, जनरली 21 दिन होता है। स्ट्रेस साइकिल भी अलग अलग होता है, अलग हर एक एनिमल्स में अलग अलग होता है। तो स्ट्रेस साइकिल हमारे पास स्टार्ट हुआ। स्ट्रेस साइकिल में अलग अलग स्टेजेस था, जिसमें सबसे पहला स्टेजेस की अगर हम बात करें तो प्रो स्ट्रेस होता है, ओ स्ट्रेस होता है, डाई स्ट्रेस होता है, मेटा स्ट्रेस होता है। प्रो स्ट्रेस 2 दिन का होता है, ओ स्ट्रेस 1 दिन का होता है, मेटा स्ट्रेस 4 दिन का होता है, और डाई स्ट्रेस 14 दिन का होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होता है, तो ओ स्ट्रेस होता है। ओ स्ट्रेस में फुली तरह से एनिमल्स जो होते हैं रेडी होती है मीटिंग के लिए। डाई स्ट्रेस सबसे बड़ा पार्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा स्टेज कौन सा होता है, डाई स्ट्रेस होता है। तो ये हमारा स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हुआ, इसका स्टेजेज स्टार्ट हुआ। अब जब स्टेजेज स्टार्ट होगा तो ये एनिमल्स जब ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा, पूरी तैयार हो जाएगा, वो स्ट्रेस पीरियड में जब एक फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये ब्रीडिंग करेगी। और ब्रीडिंग के दौरान क्या होगा कि इसमें कॉन्सीव होगा, यानी कि वो प्रेग्नेंट होगी। यानी कि आपको पता है कि मेल एनिमल्स से स्पर्म और फीमेल एनिमल्स का जो एक फॉर्मेशन हुआ एक साथ मिलेगा। मिलने के बाद फ्यूज जब करता है तो उसे जाइगोट बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो क्या बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस चल रहा है, जिस समय मीटिंग किया उस समय अगर प्रेग्नेंट एनिमल्स है तो उस समय जब जिस समय प्रेग्नेंट होता है उस समय से लेकर जब तक वो पार्चुरेशन या डिलीवरी नहीं करता है बच्चे का, उस समय के पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब देखो सारी चीज़ें ना रिलेट करके चलना। ओस्टर साइकिल क्या था, जब फीमेल मैच्योर हुआ तो उसमें एक फॉर्मेशन हुआ, एक फॉर्मेशन के दौरान एक साइकिल चलता है, उस साइकिल में अलग अलग स्टेप होता है, उसे हम ओस्टर साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रोस्टस, ओस्टस, मेटास्टस, डाइस्टस हमने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे ही ब्रीडिंग कंप्लीट होता है, ब्रीडिंग के बाद जैसे ही एनिमल प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट होने के समय से लेकर जब तक एनिमल्स बच्चे का जन्म नहीं देता है उस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब एनिमल्स मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद उसमें क्या हुआ कि ब्रीडिंग हुआ, ब्रीडिंग करने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे का जन्म देगी। अब जब बच्चे का जन्म देगी उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्चुरेशन, यानी कि एक्ट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड इज नोन एज पार्चुरेशन। बच्चे का जन्म देने की प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं, और पार्चुरेशन की प्रक्रिया को हम काल्विंग कह सकते हैं। ठीक है, काल्विंग एक बड़ा वर्ड है, काल्विंग के अंदर ही आता है पार्चुरेशन, तो काल्विंग को भी हम कह सकते हैं कि बच्चे देने का प्रक्रिया है। तो जो बच्चे देने का प्रक्रिया संपन्न होगा तो बच्चे का जन्म होगा, और उस बच्चे के जन्म के बाद एनिमल्स जो होगा, फीमेल एनिमल्स दूध देना स्टार्ट कर देगी। तो जिस समय से दूध दे रही है उस समय से लेकर जब तक वो फिर से दूसरे बच्चे का जन्म नहीं देती है, उससे कुछ समय पहले तक वो दूध देना कंटिन्यू रखती है। उस समय को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो आपको समझ में आया, लैक्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जब काफ है मैच्योर हुआ उसे स्ट्रेस साइकिल कहा। मैच्योर होने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो बच्चे का जन्म दिया उस पीरियड को हमने जेस्टेशन पीरियड किया। जहाँ से मिल्क उत्पादन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर जब तक वो दूसरे बच्चे का जन्म ना दे उससे पहले तक जो समय है उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। ड्राई पीरियड का मतलब है कि जब एनिमल्स दूध देना बंद कर देता है, जितने समय तक दूध नहीं देती एनिमल्स, उसे हम ड्राई पीरियड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन था हमारा, लेकिन कंसेप्ट हमने कितना समझा, कम से कम 10-20 कंसेप्ट समझा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब लैक्टेशन पीरियड ना हर एनिमल्स का अलग अलग होता है, कोई एनिमल्स ज़्यादा समय तक दूध देता है, कोई एनिमल्स कम समय तक दूध देता है, तो इसे हम लैक्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड गोट ब्रीड ऑफ द लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, यानी कि सबसे लंबा जो लैक्टेशन पीरियड होता है गोट में, यानी कि बकरी में सबसे लंबा जो दूध देने का लंबे समय तक दूध देती है, उस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कौन सा ब्रीड होता है, गोट का कौन सा ब्रीड है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा जमुनापुरी। क्या हो जाएगा? जमुनापुरी। जमुनापुरी जो अगर हम बात करें जमुनापुरी का ओरिजिन का, तो ये उत्तर प्रदेश हरियाणा में ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है। बात करें मिल्किंग का, तो 1.5 से 2 लीटर आपको पर डे ये मिल्क देगा। उसके साथ साथ इसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, ये आपको पता ही है। बीटल्स जो पंजाब का नेटिव प्लेस इसका पंजाब है, उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड जमुनापुरी को होता है। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फीड कन्वर्जन रेशियो? एफसीआर कहते हैं, एफसीआर को हम कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशियो। अब सर फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है? यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एफसीआर जो है ना फीड कन्वर्जन रेशियो, ये स्टैंडर्ड बॉयलर के लिए। अब देखो जो पोल्ट्री होती है ना वो दो तरह से होती है, एक बॉयलर होता है और एक लेयरिंग होता है। बॉयलर का मतलब होता है कि जब हम मुर्गी को मीट पर्सपेक्टिव से पालते हैं उसे हम बॉयलर कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई एनिमल्स है, उसको हम मीट के लिए पाल रहे हैं ना, उससे हम बॉयलर कहते हैं। लेकिन वहीं कोई दूसरा एनिमल्स है जिसको हम एक प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं, उसे हम लेयरिंग कहते हैं। ये समझ में आया? अब समझते हैं कि फीड कन्वर्सन रेशियो क्या होता है। कन्वर्सन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। जैसे मान लो कि आपने 100 kg उसे फीड दिया, उसमें से वो कितना कंजर्व करके कितना अपने यूज में लिया, वो कहलाता है फीड कन्वर्जन रेशियो। जैसे आपने 100 kg मान लो कि आपने ड्राई फोल्डर दिया या ग्रीन फोल्डर दिया, जो भी दिया। अब इस 100 kg में ना मान लो कि वो 60 kg अपने यूज के लिए यूज किया, इसको कन्वर्ट कर दिया 60 kg में, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जन रेशियो कहलाएगा। अब ये कह रहा है कि कन्वर्जन रेशियो एफसीआर जो है ना स्टैंडर्ड बॉयलर में कितना होता है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे 1.5 से 2.1 हो जाएगा, यानी कि 1.5 से लेकर 2.1 तक हो जाएगा। ये याद रखना है, चूँकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और 2020 में आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी कि एफसीआर की अगर हम बात करें तो इसका स्टैंडर्ड कितना होता है, तो वो होता है 1.5 से 2.1 तक। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन का, तो 17 नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ऐसे तो एनिमल हस्बेंड्री का नहीं है, लेकिन पता ना कैसे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे आ गया है, बट इसको देख ही लेते हैं। जब आ ही गया है तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट कवर ना इंडिया के जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? तो देखो आप सबको पता होना चाहिए कि एरिया वाइज अगर बात करें ना फॉरेस्ट का, तो आप लगाओगे मध्य प्रदेश। क्या लगाओगे? मध्य प्रदेश। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इसका काम का नहीं है। क्योंकि काम का तो बहुत है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री का नहीं है, तो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच हार्मोन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लेट डाउन रिफ्रेश ड्यूरिंग द लैक्टेशन। अब देखो कुछ चीज़ें ना आपको एनिमल हस्बेंड्री में हार्मोन से रिलेटेड याद रखना है। 3 चीज़ें याद रखनी होती है। पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, और तीसरा हमारे पास आ जाता है एंड्रेलिन जो हार्मोन होता है उसको। देखो जब भी मिल्क सिक्रेशन होता है मेमोरी ग्लैंड से ना, उस समय जो हार्मोन रिलीज होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन जब मिल्क सिक्रेशन हो रहा है। लेट डाउन का मतलब होता है कि उसके अडल के माध्यम से मिल्क का नीचे आना लेट डाउन कहलाता है। जैसे मान लो कि सिक्रेशन होगा मिल्क का, तो उसके लिए जो हार्मोन रिलीज होगा वो होगा प्रोलैक्टिन। लेकिन लेट डाउन करने के लिए नीचे मिल्क का आने के लिए उसमें जो हार्मोन का रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो उत्तेजित करता है। तो जैसे ही आप अडर पे हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने के बाद वो मिल्क के लिए मतलब वो सिक्रेशन करता है। तो जब सिक्रेशन करेगा तो प्रोलैक्टिन। लेकिन जैसे ही लेट डाउन कर रहा है, लेट डाउन का मतलब क्या होता है? लेट मतलब स्टार्ट करना, डाउन मतलब नीचे करना, यानी कि अपना मिल्क नीचे कर रहा है, और वो अडर के माध्यम से आप मिल्क को मतलब मिल्किंग कर रहे हो, दूध दूह रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? उस हार्मोन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन।
तो पहला आपको प्रोलैक्टिन जब सेक्रेशन होगा, दूसरा लेट डाउन होता है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है ऑक्सीटोसिन, और तीसरा लेट डाउन को रोकता कौन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिलीज करता है और स्ट्रेस में लाता है एनिमल्स को, और लेट डाउन के लिए यानी कि मिल्क प्रोडक्शन वो देना बंद कर देती है, तो वो हमारा होता है एंड्रेलिन। एंड्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो लेट डाउन को क्या करता है, प्रोहिबिटेट करने का काम करता है। तो ये तीन जो हार्मोन है ना, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड से, आप एनिमल हस्बेंड्री के रिलेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका राइट आंसर की बात करें तो सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो गया ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये भी साथ में याद रखना है कि ऑक्सीटॉक्सिन लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 19 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द अफेक्टेड ऑफ द पिगलेट। अब बैक्टीरिया से जो नहीं होता है ना, पिगलेट को अफेक्ट नहीं करता है, वो कौन सा डिजीज है। इससे जाने से पहले हम थोड़ा सा बैक्टीरियल डिजीज एनिमल्स में देख लेते हैं। अगर एनिमल्स में बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का मतलब क्या होता है, तो इसे हम जूनेटिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब जूनेटिक डिजीज क्या होता है, तो जूनेटिक डिजीज का मतलब होता है कि एनिमल्स, कोई अनहेल्दी एनिमल्स है उसमें बीमारी लगा है, वो बीमारी किसी दूसरे एनिमल्स में, मतलब किसी दूसरे ह्यूमन्स में, यानी कि एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, जो डिजीज ट्रांसफ़र हो सकता है उसे हम जूनेटिक डिजीज कहते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स को जूनेटिक्स नाम से भी जानते हैं, पॉइजनिस नाम से भी जानते हैं, स्प्लेनिस फीवर के नाम से जानते हैं। बात करें अगर एंथ्रेक्स का, तो एंथ्रेक्स को सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने रिपोर्ट किया था, और ये इफेक्ट करता है ब्लड में, स्प्लेनिस में, और एक्सटर्नल जितने भी ऑर्गन होता है उसमें। बैक्टीरिया से होने वाला है। अब बैक्टीरिया पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो आप बताओगे कि बैक्टीरिया इसमें बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया नाम का पैथोजन होता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि इसमें पोस्टमार्टम हम नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल्स में जाएंगे तो पता चलेगा कि एंथ्रेक्स पे ही क्लास खत्म हो गई, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है, तो आपको हमने बताया कि बैक्टीरियल डिजीज की अगर हम बात करें ना, तो मेन अगर हम पॉइंट देखें बैक्टीरियल डिजीज का, या मेन डिजीज देखें, तो एंथ्रेक्स हो गया, ब्लैक क्वार्टर हो गया, हेमोरेजिकल सेप्टिसेमिया हो गया, मेस्टेटिस हो गया, उसके साथ साथ टीबी हो गया। ये सब किससे फैलता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है। यहाँ पूछ रहा है कि पिगलेट, पिगलेट का मतलब क्या होता है, जो शुगर होता है ना उसके बच्चे को कहते हैं पिगलेट। तो नोट बैक्टीरिया डिजीज इफेक्टेड ऑफ द शुगर का बच्चे का, यानी कि जो शुगर का बच्चा होता है, स्वाइन का जो बच्चा होता है उस पर इफेक्ट नहीं करता है। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन है जो इफेक्ट नहीं करता है, मतलब नोट बैक्टीरियल डिजीज है ही नहीं जो इफेक्ट करता है किसको, पिगलेट को। तो इसका अगर 19 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा कोसिडायोसिस। कोसिडायोसिस जो बैक्टीरिया जो डिजीज होता है ना, वो बैक्टीरिया का बैक्टीरियल डिजीज नहीं होता है। बाकी स्वाइन डाइसेंट्री का अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैसिलस आपको पता ही है। उसके साथ साथ फ्यूमोनियम जो डिजीज होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से कौन डिजीज नहीं है, तो वो हमारा कोसिडियोसिस बैक्टीरिया डिजीज नहीं है। अब आगे नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच पिगलेट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ मिल्क। अब देखो पिगमेंट जो होता है ना, अब आपको पता है कि बहुत सारे जितने भी पिगमेंट होते हैं कि इसमें पाया जाता है उसका अपना एक रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो टोमेटो का रेड कलर यानी कि लाल रंग जो होता है ना, वो किस पिगमेंट से होता है, तो लाइकोपीन एक नाम का पिगमेंट होता है उस पिगमेंट के। और पिगमेंट जितने भी होते हैं ना, ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो पिगमेंट का अगर हम बात करें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ मिल्क, तो ये यहाँ पे आपको अगर हम बात करें पिगमेंट का, तो तरह तरह का पिगमेंट होता है। जैसे आप जनरली क्लोरोफिल सुनते हैं, तो क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है जो प्लांट को क्या कर रहा है, ग्रीन कलर प्रदान कर रहा है, ग्रीन कलर में रखे हुआ है। और उसी ग्रीन कलर का यूज़ करके, उसी हम क्लोरोफिल का यूज़ करके क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस उसी में होता है। तो उसी तरह से पिगमेंट होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मिल्क जो है ना येलो कलर का क्यों होता है। अब देखो येलो कलर का मिल्क कब होता है, जब कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लगाओगे कैरोटीनॉइड। जो कैरोटीनॉइड होता है ना, ये पिगमेंट होता है जिससे क्या होता है कि येलो कलर ऑफ मिल्क हो जाता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड। एंथ्रेक्सिस जो रेड कलर का जिम्मेवार होता है, येलो कलर जिसमें हम कहते हैं जेंथोफिली। उसके बाद क्लोरोफिली आपको पता ही है, उसके साथ साथ राइबोफ्लोविन, ये विटामिन B1 का नाम है।
तो ये भी याद रखना है। उसके साथ साथ सबसे पहला प्राइमरी चीज़ की कलर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि येलो कलर ऑफ मिल्क किस पिगमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, तो कैरोटीनॉइड। चूँकि कैरोटीनॉइड एक ऐसा पिगमेंट है जो मिल्क को येलो कलर प्रदान कराती है या येलो कलर के रूप में बदलती है। अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें 21 क्वेश्चन, तो 21 क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द टिपिकल जेस्टेशन पीरियड ऑफ द बुफैलो। अब देखो पिछले स्टार्टिंग में ही हमने आपको जेस्टेशन पीरियड, एस्ट्रस साइकिल, लैक्टेशन पीरियड बताया। जेस्टेशन पीरियड एक बड़ा और रिवीजन करें तो आपको मैं बता दूं कि जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब एनिमल का, जब कोई भी काफ हो, एडल्ट होता है, एडल्ट में जो फीमेल एनिमल्स होता है ना वो मैच्योर होता है, उसमें एक का फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन के बाद एक साइकिल चलती है, साइकिल का अलग अलग स्टेज होता है, उसे हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। उसमें 4 स्टेज होता है, जिसमें पहला आता है प्रोएस्ट्रस, ओएस्ट्रस, डाइएस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस। सबसे बड़ा डाइएस्ट्रस होता है, सबसे छोटा प्रोएस्ट्रस ओएस्ट्रस होता है। ओएस्ट्रस ही फीमेल तैयार होती है। जैसे ही तैयार हुआ उसके बाद वो मीटिंग के लिए तैयार होगा, मीटिंग कराया जाएगा। उसमें मीटिंग कराने के बाद जब मेल और फीमेल का, मेल का स्पर्म और फीमेल का एक जब फ्यूजन करेगा तो जाइगोट बनेगा, और उस फ्यूजन के बाद वो प्रेग्नेंट होगी। तो प्रेग्नेंट जिस समय हुई है उस समय से लेकर बच्चे का जन्म देने तक के प्रक्रिया को, तक के समय को, तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो समझ में आया, जेस्टेशन पीरियड लाइन टू लाइन समझना है। तो अगर इसमें हम बात करें कि टिपिकल जेस्टेशन पीरियड ऑफ बुफैलो का, तो आपको पता है जेस्टेशन पीरियड सब चीज़ का अलग अलग होता है। बुफैलो का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। यहाँ पे 310 प्लस 5, यानी कि 310 प्लस माइनस 5 क्या हो जाएगा, 310 प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 का मतलब है कि 5 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा अगर हम बात करें तो 310 होता है। तो जेस्टेशन पीरियड ऑफ बुफैलो 310 हुआ। अब यहीं अगर हम बात करें कि जेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ का कितना होता है, 285 प्लस माइनस, यहाँ 10 लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, 5 हो जाता है। तो ये जेस्टेशन पीरियड किसका हो जाएगा, हमारा जो काऊ है उसका हो जाएगा। बुफैलो के लिए जेस्टेशन पीरियड 310 होता है। बाकी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर जेस्टेशन पीरियड की हम बात करें ना तो वो कैमल का होता है, जो 390 से लेकर 410 तक होता है। तो ये भी साथ में याद रखना है। उसके साथ साथ हमने सीप का बताया कि 150 तक जेस्टेशन पीरियड होता है, तो ये भी याद रखना है। अब बाकी कुछ जेस्टेशन पीरियड है जहाँ से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इसको देख लेते हैं, और किस में कितना जेस्टेशन पीरियड होता है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला जेस्टेशन पीरियड आपको बता हुआ है, सब चीज़ बता दिया गया। जेस्टेशन पीरियड और इधर एनिमल्स लिखा हुआ है 203। अब इसमें ना प्लस माइनस कर लेना, एग्जैक्ट डेटा तो ये है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, मतलब 5 कम हो सकता है, 5 ज़्यादा हो सकता है। तो कहीं कहीं 285 भी लिखा रहे, तो ऐसा नहीं कहना है कि सर आप क्या बताया वो क्या आ रहा है। तो प्लस माइनस मैंने पहले ही बता दिया कि प्लस माइनस 5 कर लेना है। काऊ का अगर हम बात करते हैं तो 280 होता है, वो बुफैलो 310 होता है, जो आपको मैंने बताया। 151 की बात करें तो गोट का होता है, 147 प्लस माइनस अगर बात करें तो सीप का होता है। 114 दिन यानी कि सबसे छोटा जेस्टेशन पीरियड स्वाइन का होता है, और सबसे लार्जेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, तो सीप का होता है 390 से 410। तो आपसे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, स्वाइन, जिसे हम सुअर कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, तो ये कैमल, सीप का होता है। सीप का यहाँ गलत है, कैमल लिख लेना, कैमल, चूँकि सीप का तो 147 है ही, तो सीप नहीं होगा, यहाँ पे कैमल होगा। कैमल का जेस्टेशन पीरियड 390 से 410 होता है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे सीप थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। अब 22 नंबर पोल्ट्री फार्म से, पोल्ट्री फार्म में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इन एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन में जो यंग एनिमल होते हैं ना, सच एज द काफ एंड द लैम आर, मतलब जो काफ होते हैं, जो लैम होते हैं, आर ऑफन प्रोवाइड ऑफ द फीड इन द स्पेशल। अब देखो ये क्वेश्चन बाद में समझते, पहले इसका ना बेसिक समझते हैं। ये क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा दो बेसिक टर्म समझते हैं। पहला ये कि देखो जब अपन छोटे होते हैं ना, तो अपन छोटे होते हैं तो उस समय जो हम लोग का राशन मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है, जो हाउसिंग मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है। खाना हमें उस समय कम दिया जाएगा, कम क्वांटिटी में दिया जाएगा। हम मम्मी पापा के साथ ही सोते हैं, यानी कि एक ही रूम में रहते हैं, हमारे पास कोई अलग से मैनेजमेंट नहीं रहता है। और जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं तो एक ऐसा कह सकते हैं कि हमें प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है, तो उसके लिए हम रूम अलग से लेते हैं, तो हमारा अलग से रूम आ जाता है।
खाना का डोज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसी तरह एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग उसका रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अलग अलग जो मैनेजमेंट होती है वो करना पड़ेगा। अगर यंग एनिमल्स है ना, मतलब यंग एनिमल्स में जो काफ है, लैम है, जैसे मान लो कि काफ हम किसे कहते हैं, कटल्स और बुफैलो के जो बच्चे होते हैं उसे हम काफ कहते हैं। लैम हम उसे कहते हैं जो सीफ होता है उसके बच्चे को हम लैम कहते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम एक अलग से रूम बनाते हैं, एक अलग से प्रोवाइड कराते हैं, अलग से भोजन देते हैं बिना किसी कंपटीशन का। उसमें कोई कंपटीशन नहीं कराना है कि हमने भोजन रख दिया सारा एनिमल्स इसी से खाएगा। जब बच्चे होगा तो उसको स्पेशल हम देंगे, मतलब जब वो काफ होगा या लैम होगा तो स्पेशल खाना देंगे, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। जो ओल्डर एनिमल्स होगा उससे कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एनिमल हस्बेंड्री young animals such as the calf and the lamb are the often provided feed and the special system that allow them to eat freely without competition from old animals. What is the system is the known as? तो इस सिस्टम को हम क्रीप के नाम से जानते हैं। ग्रुप आप सबको पता है कि एनिमल्स का जो एक साथ रहना ग्रुप कहलाएगा। हट जो वही ग्रुप होता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री में नाम दे देते हैं हट। फॉक्स होता है ये भी ग्रुप ही होता है, लेकिन ये पोल्ट्री का जो बकरी का जो ग्रुप होता है, गोट का जो ग्रुप होता है उसे हम फॉक कहते हैं। पेन का मतलब होता है कि ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देना। बाकी इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्रीप हो जाएगा। क्रीप एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एनिमल्स को अलग रेयर करते हैं, उसमें जो छोटे एनिमल्स होते हैं उसके भोजन देते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं करते हैं और उसको स्पेशल हम ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, क्रीप कहलाएगा। तो ये भी याद रखना है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रीडिंग मेथड इन्वॉल्विंग द मीटिंग ऑफ एनिमल्स विथ वाइडर रेंज ऑफ द जेनेटिक रिलेशन कंपेयर टू क्लोज ब्रीडिंग। अब देखो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज़ें समझा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर हम कंसेप्चुअली चीज़ें की बात करें तो सबसे पहला तो ब्रीडिंग सिस्टम। तो ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन होगा, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग होगा वो फ्यूज करेगा और उससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या कर लेंगे, एनिमल्स लेंगे। ब्रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनिमल्स आए, एनिमल्स का नंबर बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एनिमल्स का हम रेयर है और मैनेजमेंट प्रोडक्शन के लिए ही कर रहे हैं। अब ब्रीडिंग करने का दो सिस्टम होता है। तो ब्रीडिंग में तो दोनों में पार्टिसिपेशन मेल और फीमेल ही होगा, लेकिन इसका ना दो सिस्टम होगा। एक इन ब्रीडिंग होगा, दूसरा आउट ब्रीडिंग होगा। इन ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि कोई एनिमल्स है ना वो 6 से 4 जनरेशन तक खुद का रिलेशन में होगा, उसका अपने रिलेशन में होगा। अब जैसे कि कल की क्लास में हमने आपको क्या बताया कि एनिमल्स का कोई रिलेशन होता नहीं है कि ये हमारे दाऊ जी है या हमारे ताऊ जी है या हमारे अंकल है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। बस हम समझने के लिए रिलेशन उसमें बनाते हैं। तो अगर ब्रीडिंग क्लोज रिलेशन में कर रहा है ना, जैसे उसके अपने घर के कोई मेंबर हो, उसके रिश्तेदार के कोई मेंबर हो, उसके साथ अगर ब्रीडिंग करता है एनिमल्स ना तो उसे हम इन ब्रीडिंग के नाम से देते हैं। यानी कि की पॉइंट की अगर बात करें तो 4 से 6 जनरेशन का खुद एनिमल्स के साथ जब मीटिंग करता है, अपना रिलेटेड एनिमल के साथ मीटिंग करता है, उसे हम इन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि कोई रिलेशन इसमें नहीं है, एनिमल्स में कोई रिलेशन ना हो, उसके साथ जो करेगा ब्रीडिंग उसे हम कहेंगे आउट ब्रीडिंग। जैसे मान लो कि 4 से 6 जनरेशन तक उसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। अब कभी ना कभी अगर रिलेशन जोड़ा जाए तो सारे एनिमल्स एक ही मतलब एनिमल्स से रिलेटेड है, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक उसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इन ब्रीडिंग से क्या होगा, इसमें आपको प्योरिटी और डिजायरेबल कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर और सुपीरियर कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। अब फर्दर ना इन ब्रीडिंग को 2 भागों में बांटते हैं। अब जैसे कि हमने बताया कि इन ब्रीडिंग में हम क्लोज रिलेशन के साथ कराते हैं। अगर हम ज़्यादा क्लोज रिलेशन के साथ कराएंगे ना, अपने ही फैमिली मेम्बर में किसी एनिमल्स के साथ रिलेशन करा रहे हैं, उस एनिमल्स को मेल को फीमेल के साथ करा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एनिमल्स में अगर हम बात करें रिलेशन में, ऐसे तो एनिमल्स रिलेशन होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए अगर हम बात करें तो अगर फीमेल एनिमल्स को उसके अपने फादर के साथ या मेल एनिमल्स को उसके अपने मदर के साथ जब रिलेशन कराते हैं, जब ब्रीडिंग कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, वो अपने फैमिली में क्लोज है तो क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। बाकी इसका दूसरा टाइप हो जाता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग का मतलब ये हुआ कि 4 से 6 जनरेशन तक
तो रिलेशन में ही होगा, लेकिन वो क्लोज नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा डिस्टेंस का मतलब जैसे कज़न जो ब्रदर होगा, कज़न सिस्टर होगा, कज़न जो आंटी होगा, अंकल होगा, उसके साथ अगर हम रिलेशन कराएंगे, उसके साथ ब्रीडिंग कराएंगे एनिमल्स को, तो उसे हम लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पास पता होना चाहिए। ब्रीडिंग सिस्टम, चूँकि ब्रीडिंग सिस्टम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ब्रीडिंग सिस्टम क्या है, जिसमें मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन होता है। ब्रीडिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो 4 से 6 जनरेशन में अपने में रिलेशन में मजबूत अपने रिलेशन में क्रॉसिंग करेगा, तो उसे हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। जिसमें 4 से 6 जनरेशन में कोई रिलेशन ना हो, किसी रिलेशन में नहीं आता हो, किसी रिलेटिव में नहीं आता हो, उसे हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। इन ब्रीडिंग में फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहला क्लोज ब्रीडिंग, दूसरा लाइन ब्रीडिंग। बात करें क्लोज ब्रीडिंग का, क्लोज ब्रीडिंग का मतलब यही होता है कि जब हम उसे आपस के क्रॉस में, आपस के क्लोज रिलेशन में कराते हैं, जैसे मदर को डॉटर, मदर के सन के साथ और डॉटर को फादर के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं आपस का रिलेशन में, तो उसे हम क्लोज ब्रीडिंग कहेंगे। जब एनिमल्स के रिलेशन तो आपस का ही होता है, 4 से 6 जनरेशन का ही रिलेशन होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा क्लोज ना होकर थोड़ा सा डिस्टेंट होगा, जैसे कि कज़न सिस्टर हो गया, कज़न ब्रदर हो गया, अंकल हो गया, आंटी हो गया, उसके साथ जब हम रिलेशन कराते हैं उसे लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। फिर आउट ब्रीडिंग भी हमारे पास 4 प्रकार का होता है। पहला आउट क्रॉसिंग होता है, दूसरा ग्रेडिंग अप होता है, तीसरा इंटर हाइब्रिडाइजेशन होता है, चौथा आउट क्रॉसिंग होता है। तो ये फर्दर आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रीडिंग मेथड इन द इन्वॉल्व ऑफ द मीटिंग ऑफ वाइडर रेंज ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप। वाइडर रेंज का मतलब क्या है, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा कंपेयर टू क्लोज। क्लोज ब्रीडिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस होगा उसमें, तो क्लोज में आपस में रिलेशन करा रहे थे, लेकिन लाइन ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग इज द पार्ट ऑफ, मतलब इन ब्रीडिंग एक बड़ा वर्ड है जिसमें लाइन ब्रीडिंग और क्लोज ब्रीडिंग आता है। क्लोज ब्रीडिंग में हम क्लोज एनिमल्स के साथ कराते हैं, और लाइन ब्रीडिंग में हम क्लोज एनिमल्स के साथ ना कराकर रिलेशन के ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। आउट ब्रीडिंग का मतलब ही होता है कि जब हम आउट रिलेशन में ब्रीडिंग कराते हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, तो उसे आउट ब्रीडिंग कहेंगे। बैक क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जब हम बैक जाकर, वापस जाकर, जैसे मान लो कि ए का क्रॉस बी के साथ कराया और इससे बना ए डी, और इसमें से हम बैक क्रॉस में पीछे जाकर कोई सुपीरियर एनिमल्स के साथ, कोई डोमिनेंट एनिमल के, रिसेसिव एनिमल के साथ क्रॉस कराएंगे, उसे हम कहेंगे बैक क्रॉस। तो ये भी ध्यान रखना। अब ब्रीडिंग सिस्टम हमने आपको बताया। अब 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोट पॉक्स जो वैक्सीन है ना, ये वैक्सीन गोट पॉक्स जीपी वैक्सीन के नाम से जानते हैं, और ये गोट में यूज़ किया जाता है, बकरी में। ये रिलीज किस इंस्टीट्यूट के द्वारा हुआ था, IBR, ICR, IARI, उसके साथ साथ क्रेडा जिसे हम CRI के नाम से जानते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो एक एक करके अगर इंस्टीट्यूट देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें IBRI का, तो IBRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। ICR आपको पता है कि 16 जुलाई को ICR डे मनाते हैं, और 1929 में ICR इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जब ये आज़ाद नहीं हुआ था उस समय इम्पीरियर का मतलब होता है शाही वर्ग, इम्पीरियर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्रीडम आए, तो फ्रीडम आने के बाद हमने इम्पीरियर से बदलकर इंडियन कर लिया। उसके बाद ARI का बात करें तो ये 1905 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, और ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो रिसर्च के साथ साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। क्रेडा जो है, जिसे हम सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, ये हैदराबाद में है, और 1985 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, और ये किसी चीज़ का क्राइटेरिया सूटेबल करता है। बट फुल फॉर्म तो हमने देख लिया। अब राइट आंसर की अगर हम बात करें ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। गोट पॉक्स किस में बना था, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इज्जतनगर में है, उत्तर प्रदेश। अब इससे रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। सबसे पहला ICR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम NDRI के नाम से जानते हैं। NDRI का अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिशमेंट 2 बार होता है, पहला बिफोर इंडिपेंडेंस, दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1923 में ये बेंगलोर में शिफ्ट किया गया था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके साथ साथ बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस का, जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद हम इसे 1955 में करनाल हरियाणा में सेट कर दिया। तो अभी पूछा जाए कि इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो करनाल हरियाणा में है। दूसरा अगर हम बात करें इंडियन डेयरी वेटनरी रिसर्च, जो हमने बताया इज्जतनगर, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में।
इंडियन एवियंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो बरेली कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। अब उसके साथ अब ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, ये आईसीआर के अंतर्गत आते हैं। आईसीआर एक ऑटोनोमस बॉडी होता है और इसके साथ साथ एक लार्ज बॉडी होता है जो किसी का डिसिप्लिन कैसे करना है, किसी का गाइडलाइन क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करता है। और जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं इनके अंदर आते हैं। तो आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट गोफेलो का आपको पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ होता है, तो हिसार हरियाणा में इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद सेंट्रल शिप एंड व्हील वूल का मतलब है कि भेड़ और उसके ऊन के इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करें तो वह बीकानेर राजस्थान में है। फिर अगला अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आईसीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एनिमल न्यूट्रिशन एंड द फिजियोलॉजी ये कहाँ पे है, ये बेंगलोर कर्नाटका में। तो आपको हमने क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ है कि हाईएस्ट कैल्शियम परसेंटेज इन विच मैन्योर, यानी कि एनिमल्स में या मैन्योर्स में, जो एनिमल्स का भी मैन्योर्स हो सकता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कैल्शियम किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हमारा बी इज द राइट आंसर ऑप्शन। तो आज हम 25 तक ही देखेंगे और थोड़ा सा मेरा शेड्यूल सही नहीं है, तो तबीयत भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करा रहे हैं, लेकिन फैक्ट आपको हम ज़्यादा देते जा रहे हैं, यही याद रखना है। क्योंकि आप मेरे सेशन को देखोगे ना तो इससे सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगा, जितना आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा है। अभी तो आगे फिर अगर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आपका एग्ज़ाम से पहले तो PYQ करा देंगे सारे सब्जेक्ट का, कोशिश करेंगे। कोशिश कामयाब तभी होगा जब आपका सपोर्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जितना कराया गया उसको देखना है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फैक्ट भी कलेक्ट करते रहना है। बाकी रिवीजन करते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन नहीं भूलना है। हमारी क्लासेस थोड़ी देर के लिए भूल जाना, लेकिन रिवीजन मत भूलना। रिवीजन के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी चीज़ें मजबूत हो तो क्लासेस अटेंड करना ही करना है। और क्लासेस अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि इसके लिए एक अलग से समय निकालेंगे। क्लासेस अटेंड कर सकते हो आप जैसे खाना बना रहे हो, जैसे आप PG में रह रहे हो, सोने जा रहे हो, सोने से 1 घंटे पहले ये देख लो। सारा दिन आपने पढ़ाई किया, यहाँ प्रैक्टिस कर लिया, तो ये चीज़ें होती है। बाकी मिलते हैं, जब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये कि आप सब रिवीजन करें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।